आता है लेक्चर 11, दैट इज़ सेल्फ एक्साइटेड का सीरीज़ मशीन। ठीक है, तो सेल्फ एक्साइटेड में शंट मोटर और शंट जनरेटर हमने लेक्चर 9 में कवर किया। अब आता है सीरीज़। सीरीज़ में सबसे पहला है सीरीज़ जनरेटर। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ जनरेटर है इसमें है क्या, तो सेल्फ है। सेल्फ का मतलब कि बाहर में एक ही टर्मिनल होगा और इसी टर्मिनल का सीरीज़ अरेंजमेंट है। सीरीज़ मतलब क्या, सीरीज़ मतलब ये कि रोटर का वाइंडिंग और स्टेटर का वाइंडिंग इन सीरीज़ है विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल। ठीक है, तो कैसे देख लो, ये टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ से ऐसे करंट गया, ये ऐसे वायर गया, ये रोटर का कॉइल में गया और रोटर का कॉइल से जब बाहर निकला तो यही तुम्हारा स्टेटर में चला गया। स्टेटर से जो बाहर निकला तो स्टेटर का दूसरा पार्ट में गया और उससे जो बाहर निकला वो टर्मिनल पे आ गया। ठीक है, तो ये सीरीज़ है। ठीक है, तो अब देखो ये जो सीरीज़ है तो इसका सबसे पहला बात यहाँ पे आता है कि अगर टर्मिनल पे तुम लोड नहीं लगाओगे तो ये सीरीज़ कैसा रहेगा, ओपन सर्किट रहेगा। समझे ना, क्यों, क्योंकि सीरीज़ में तो एक ही होता है, सीरीज़ का तो क्लोज्ड सर्किट होता नहीं है। सीरीज़ में अगर मान लो ये लोड लगाए तभी ये क्लोज सर्किट होगा और तभी तुम्हारा जनरेटर एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक ना, तो मतलब ये है कि मान लो तुम्हारा ये सीरीज़ जनरेटर है और तुमने प्राइम मूवर लगा के रोटेट कर दिया, समझे, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि सर्किट ही इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पे लोड ज़रूरी है। ठीक है, अब आया वर्किंग, तो वर्किंग इसका सेम है जैसा शंट जनरेटर का था। ठीक है, इसमें भी सेम वही रेसिडुअल फ्लक्स होना ही चाहिए और उसके बाद रेटेड आरपीएम पे घुमाएंगे तो यहाँ पे फ्लक्स कटिंग होगा। ठीक है, ये तुम्हारा सेम वही स्टेटर फ्लक्स, रोटर ईएमएफ, समझे ना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल सब सेम है। ठीक है, अब इसके बाद आता है तुम्हारा वर्किंग। वर्किंग इसको पढ़ लो, बहुत ही सिंपल है, एकदम सेम है, कुछ अलग नहीं है इसमें। ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रिकल डायग्राम। तो इलेक्ट्रिकल डायग्राम में देखो ये जो पार्ट है दैट इज़ फील्ड, ये सीरीज़ है विथ रिस्पेक्ट टू आर्मेचर। ठीक है, तो ये सही हो गया। और ये तुम्हारा क्या है, जनरेटर। जनरेटर मतलब ये लोड को सप्लाई देगा। ठीक है, तो इधर लोड चला गया। अब ये चूँकि क्या है कि जनरेटर को हम लोग हमेशा नो लोड पे स्टार्ट करते हैं फिर लोड कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे चूँकि वैसा प्रोविज़न नहीं हो सकता इसलिए यहाँ पे हमेशा वेरिएबल लोड को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब लोड जो भी है उसमें एक वेरिएबल टाइप का कुछ लगा देते हैं और उससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इनिशियली हम लोग लो रेजिस्टेंस करके रखते हैं। ठीक है, मतलब ये वेरिएबल लोड में रेजिस्टेंस का वैल्यू लो कर दिया सो दैट ये आराम से स्टार्ट हो जाए। अदरवाइज हाई लोड करेंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही ज़्यादा डिमांड करेगा। ठीक है, तो लो रेजिस्टेंस के साथ स्टार्ट करते हैं जनरेटर को। अब आता है ये सब तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये सब तो बहुत ईजी है, ये पावर बैलेंस इक्वेशन है, ये टॉर्क, ये सब सिमिलर टू शंट वाला है। अब आता है वोल्टेज बिल्डअप इन सीरीज जनरेटर। तो वोल्टेज बिल्डअप में भी यहाँ पे सेम वही चीज़ है, दैट इज़ पहला कंडीशन क्या है कि लोड कनेक्टेड होना चाहिए ताकि तुम्हारा सर्किट कंप्लीट हो सके। ठीक है, दूसरा कंडीशन कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना चाहिए। अगर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं है तो सेम वही चीज़ फ्लैशिंग करेंगे। ठीक है, तीसरा एक कंडीशन एक्स्ट्रा इसमें इस कंडीशन में एक और बात क्या है कि जब तुम मशीन जनरेटर को स्टार्ट करोगे तो पहला तो फ्लैशिंग कर दिए, दूसरा ऑल्टरनेटिव मान लो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है तो जब स्टार्ट करोगे तो तुम्हें ये ध्यान में रखना होगा कि पुराना जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है और नया जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो बेसिकली ऐड करेगा दोनों को। अगर ऐड नहीं कर रहा है, सब्सट्रैक्ट कर रहा है तो फिर वही हमारा जीरो फ्लक्स हो जाएगा। ठीक ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा हैबिट ही बना लो कि जनरेटर को हमेशा एक ही डायरेक्शन में रोटेट करना है। ठीक है, तीसरा कंडीशन आता है करेक्ट कनेक्शन ऑफ फील्ड वाइंडिंग विथ आर्मेचर वाइंडिंग सो दैट फील्ड फ्लक्स इज इन, मतलब ये जो है ये तुम्हारा डेवलपर के लिए, मतलब जो जनरेटर बना रहा है, जनरेटर का कॉइलिंग कर रहा है उसके लिए ये कंडीशन है। तो मतलब आदमी तो करता नहीं है, एंड यूज़र तो करता नहीं है, तो एंड यूज़र के लिए इससे का कोई लेना देना नहीं है। चौथा कंडीशन क्या है, वही क्रिटिकल रेजिस्टेंस वाला कि तुम्हारा जो एक्चुअल रेजिस्टेंस मतलब प्रेजेंट रेजिस्टेंस है जनरेटर का स्टार्ट करते टाइम वो क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी तुम्हारा जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप होना स्टार्ट होगा। ठीक है, देखो ये चीज़ होता क्या है कि जनरेटर बंद है और जनरेटर में तुमने प्राइम मूवर लगा के उसको चालू किया। ठीक है, तो अगर क्रिटिकल से ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तभी वो वोल्टेज बिल्डअप होते होते अपना रेटेड वोल्टेज टर्मिनल पे डिलीवर कर पाएगा। ठीक है,
तो अब इसको समझाने का क्या तरीका, ये बड़ा अच्छा से लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होता है, डायग्राम में ग्राफ में बताना और आसान है। देखो ये क्या है, ये तुम्हारा ईएमएफ एक्सिस है और ये तुम्हारा करंट, बेसिकली एक ही तो करंट होता है इसमें, सीरीज़ है तो सीरीज़ में सारा करंट तो सेम ही होगा, आर्मेचर करंट या फील्ड करंट। फील्ड करंट को शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं क्योंकि शॉर्ट सर्किट टाइप का है, ठीक है। और यही तुम्हारा लोड करंट होगा, ठीक है। तो इस एक्सिस में सारा करंट आ गया, ठीक है। अब इनिशियली जनरेटर स्टार्ट नहीं है, जनरेटर बंद है, तब भी उसमें कितना है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है। क्यों है, क्योंकि हमने कंसिडर कर रखा है कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है। तो जीरो करंट पे इतना ईएमएफ है। अब देखो इसी के कारण इस जो पार्ट है इसको इंडक्टिव ड्रॉप बोलते हैं, क्योंकि करंट नहीं है, वोल्टेज है, मतलब वोल्टेज इज लीडिंग फ्रॉम करंट, ठीक है। तो ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया, बीच में जो भी आएगा वो बेसिकली ड्रॉप ही बताएगा। क्यों, क्योंकि बीच में जो भी आएगा उसका V/I वैल्यू ही होगा, ठीक ना, मतलब उस स्लोप का वैल्यू V/I होगा, तो V/I हमेशा ड्रॉप बताता है, ठीक है। तो जीरो करंट पे इतना ईएमएफ है। तो सबसे पहले देखो ये वोल्टेज एक्सिस, ये करंट एक्सिस, ठीक है। ये वाला ग्राफ क्या है, तो ये बेसिकली तुम्हारा मान लो क्या है, मान लो कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। जनरेटर को स्टार्ट करेंगे नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस के कारण लाइन हमारा ऐसा आना चाहिए था, ठीक है। ये लाइन क्या बता रहा है, ये टोटल रेजिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। अब देखो टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो यहाँ देखो टोटल रेजिस्टेंस में तुम्हारा वायर का रेजिस्टेंस आ जाएगा, मतलब आर्मेचर कॉपर लॉस, प्लस फील्ड का रेजिस्टेंस आ जाएगा, प्लस लोड का रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक है। अब क्या किए, अब तुम जनरेटर को घुमाना स्टार्ट किए, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चलो, जनरेटर को घुमाए और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करंट बिल्डअप हुआ और उस करंट पे हम रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है। अब प्रोसेस को ज़रा समझ लो। इनिशियली क्या था, रेसिडुअल फ्लक्स था, तो रेसिडुअल फ्लक्स है तो ईएमएफ कितना आएगा, रेसिडुअल ईएमएफ, ठीक है। देखो फ्लक्स जो था, ये ईएमएफ से फ्लक्स जो था ये कोर में था, कोर में तुम्हारा आर्मेचर है, तो आर्मेचर में एक तो डिफ़ॉल्ट फ्लक्स बना, मतलब आर्मेचर में एक तो डिफ़ॉल्ट ईएमएफ बना रहेगा, ठीक है, जिसको बोलेंगे रेसिडुअल ईएमएफ, ठीक है। वो यही है रेसिडुअल ईएमएफ, ठीक है। अब जैसे ही ये रेसिडुअल ईएमएफ है और तुमने घुमाना स्टार्ट किया, तो तुमने घुमाना स्टार्ट किया, फ्लक्स कटिंग हुआ, करंट बहा, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में देखो करंट बढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। अब जैसे ही करंट बढ़ना स्टार्ट किया तो करंट बढ़ना स्टार्ट किया, तो देखो करंट कहाँ जाएगा, फील्ड में जाएगा। फील्ड में जाएगा तो क्या करेगा, फील्ड को स्ट्रॉन्ग करेगा, और फील्ड को स्ट्रॉन्ग करेगा तो फ्लक्स कटिंग होगा और ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। तो जैसे ही करंट बढ़ना स्टार्ट किया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही ईएमएफ जनरेट हो गया, ठीक है। और फिर मान लो यहाँ पे पहुँचा तो ईएमएफ इतना जनरेट हो गया, ठीक है। कहने का मतलब जिस रेशियो से करंट बढ़ रहा है, ईएमएफ उससे ज़्यादा रेशियो से इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं वोल्टेज बिल्डअप, मतलब तुमने घुमाते गया, करंट धीरे धीरे बढ़ते गया और ईएमएफ भी बढ़ते 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 फाइनली रेटेड वोल्टेज तक बिल्डअप हो गया, इसी को बोलते हैं वोल्टेज बिल्डअप, ठीक है। अब वोल्टेज का लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो वोल्टेज का लाइन पे जो रेजिस्टेंस आएगा उसको हम लोग बोल देंगे क्रिटिकल वैल्यू। देखो इस ग्राफ के बीच में जो भी चीज़ बनेगा वो तुम्हारा रेजिस्टेंस का ही वैल्यू आएगा, ठीक ना। तो ये ब्लैक लाइन भी क्या है, ये रेजिस्टेंस का ही वैल्यू है, ठीक ना। ये ब्लैक लाइन भी तुम्हारा रेजिस्टेंस का ही वैल्यू है। तो ब्लैक लाइन जो आया इसको हम लोग बोल देंगे क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस एट रेटेड आरपीएम, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने रेटेड आरपीएम पे ही घुमाना था, समझे, प्राइम मूवर हमने लगाए थे तो रेटेड आरपीएम पे ही घुमाना था। मान लो तुमने कम आरपीएम का टारगेट रखा है और कहा कि हम कम ही आरपीएम पे घुमाएंगे, तो उस आरपीएम का अलग टोटल रेजिस्टेंस होगा और अलग क्रिटिकल वैल्यू होगा, ठीक है। क्योंकि देखो करंट कम जाएगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी तो कम, रेजिस्टिव ड्रॉप भी तो कम होगा, ठीक है। तो ये क्रिटिकल वैल्यू पता चल गया। ये क्या है, ये ब्लैक लाइन भी तुम्हारा रेजिस्टिव ड्रॉप को ही बताता है, और ये ब्लैक सीधा लाइन आया कहाँ से, तो इस जो वोल्टेज है इसी का इक्विवेलेंट लाइन है, समझे। वोल्टेज तो ऐसा है, तो मान लो मतलब कॉपी में ठीक से दिख नहीं रहा है लेकिन इसका इक्विवेलेंट लाइन है, ठीक है। इस वोल्टेज का इस ग्राफ का इक्विवेलेंट लाइन है, ठीक है। ये तुम्हारा N1 क्या हो गया, रेटेड आरपीएम। ग्राफ के इस साइड बढ़ोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, इस साइड रेजिस्टेंस घटता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि करंट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली
रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, मान लो वायर का एक थिकनेस है, थिकनेस में तुम करंट, थिकनेस है तो उसका स्पेसिफिक करंट लिमिट है, तुम करंट ज़्यादा बहाओगे तो वायर गर्म होगा, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक ना, तो ये तुम्हारा प्रेजेंट रेजिस्टेंस हो गया और इस प्रेजेंट रेजिस्टेंस का ये क्रिटिकल वैल्यू हो गया। तो अगर ऐसा सीन होगा कि प्रेजेंट इज़ ग्रेटर दैन क्रिटिकल रेजिस्टेंस तो वोल्टेज बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो हम, मेरा जो प्रेजेंट रेजिस्टेंस है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो क्या है, ये जो है क्रिटिकल से कम है तो हमारा वोल्टेज बिल्डअप स्टार्ट होता ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो लोड रेजिस्टेंस था उसको हमने वैरी करके रखा था। ठीक है, और मतलब वो वेरिएबल था और हमने कुछ ऐसा रखा था कि क्रिटिकल से ज़्यादा हो। ठीक ना, तो मान लो अगर इसको हमने बहुत कम कर दिया तो ये क्रिटिकल से भी नीचे चला जाएगा और उस केस में वोल्टेज बिल्डअप स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता चल गया। दैट इज़ लोड, जो हमें लोड लगा के रखना ये सबसे पहला कंडीशन है, और लोड का रेजिस्टेंस भी ऐसा सेट करना है कि वो क्रिटिकल से ज़्यादा हो। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।